अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में एक्चुअली हम कंडीशन, स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 8 टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी मैं प्रैक्टिस इस तरह से करवाऊँ जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएं। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ऑपरेटर्स को भी हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कंडीशंस, स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स को एक साथ इसलिए कवर कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों को आपको एक साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इन सभी टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि लॉजिकली आप इसको रियल टाइम प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ डिलीवर कर सकें। पाइथन कंप्लीट कोर्स में ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम स्टेटमेंट्स, कंडीशंस और ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये 8 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ऑपरेटर्स को देख रहे हैं। सो जल्दी से पाइचार्म ओपन कर। हमेशा की तरह हमने 3 पाइथन फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई 03 कंडीशंस ऑपरेटर्स। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने टॉपिक्स का नाम एज कॉमेंट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करूँगा ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। गाइस, इफ़ का मतलब क्या होता है? देखें, हमारी लैंग्वेज में इफ़ का मतलब होता है अगर। हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर बात सही है या गलत है तो उस केस में हमें क्या करना है, इस तरह की कंडीशंस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स को हम आगे जाके बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इक्वल के लिए अगर हमने 2 चीजें ये देखनी है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है, बराबर है कि नहीं, तो डबल इक्वल का साइन यूज होता है। अगर नॉट देखना है तो हमने एक्सक्लेमेटरी और इक्वल का साइन यूज। इन ऑपरेटर्स को हम आगे देखेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको चूंकि कंडीशंस या इफ स्टेटमेंट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। तो अभी हम एक सिंपल इफ स्टेटमेंट बनाते हैं यार। एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर इनपुट ए 100 है और बी हमारे पास 20 है। अब मुझे स्टेटमेंट लगानी है। मैंने कहा इफ अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो इसके बाद आपने लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे हम कहते हैं कि जनाब अगर ए बी से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस ए इज ग्रेटर। ठीक है जी, अभी हमने ये एक स्टेटमेंट बना ली, बहुत सिंपल है यार। हमने कहा कि कंडीशन चेक करो कि ए बी से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो। यहाँ पर हम कोई फंक्शन भी चला सकते हैं, कोई और तरह की स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के पास होने पर ही इसके अंदर मौजूद ये वाला जो भी प्रोग्राम होगा वो चलेगा। अभी हम इसको यहाँ से करते हैं प्ले। ठीक है, ये रन करते हैं। रन किया, यस ए इज़ ग्रेटर, आप देख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 10 और फिर क्या आता है, यहाँ पर रन करें तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हुआ। उसने चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है। तो जब नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि वो एग्जैक्ट आपका जो फाइलर है वो इस 12 लाइन पे आ जाएगा, तो जो कि नीचे कोई कोड नहीं है, लिहाजा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं इंडेंटेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि पाइथन के अंदर हम ओपनिंग क्लोजिंग फंक्शंस या स्टेटमेंट्स के साइन यूज़ नहीं करते जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करते थे। होता ये है कि अगर हमें इफ़ कॉलन के बाद नीचे आना है तो हमें एक टैब दबा के यहाँ पे आना है। मैं नीचे ऐसे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा ये कि ये जो लाइन मैंने यहाँ से स्पेसेस हटा दी हैं, इसका मतलब है इंडेंटेशन ख़त्म कर दी है। एक्चुअली होता ये है कि पाइथन के अंदर जब भी हम कोई पेरेंट के अंदर चाइल्ड स्टेटमेंट रखते हैं तो उसके लिए हमें इंडेंटेशन का यूज़ करना पड़ता है। अभी ये हमें अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या ये है, चीज़ क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपकी स्टेटमेंट चेक तो हो रही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के चेक होने पर कोई नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो हम कर नहीं रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्टेटमेंट इस प्रिंट के ऊपर उस वक्त तक डिपेंडेंट नहीं है जब तक हम इसको इंडेंटेशन इसकी सेट नहीं कर देते। यहाँ पर जाके टैब क्लिक करें, ये आपका एरर चला जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है। तो चलें जी, हम एक और आपको बताता हूँ इंडेंटेशन का थोड़ा कंसेप्ट और आपका क्लियर करता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ जी इशू है जी, यहाँ पर कोई इशू लिख देता हूँ, दैट्स इट। यानी कि
नॉट चेक लिख देते हैं। अच्छा, अभी नॉट चेक का मतलब है कि ये कंडीशन, ये जो प्रिंट जब आप बिल्कुल बैक पे लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ऑपरेट जो आपका कंपाइलर है उसको नहीं पता कि ये यहाँ पर चेक हो रहा है या नहीं। तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं रन, कंट्रोल शिफ्ट 10 से भी आप कर सकते हैं। नॉट चेक्ड यानी कि कंडीशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप टैब दबा के ये स्पेस दे दो, अब आपका ये डिपेंडेंट होगा आपकी कंडीशन के ऊपर। अभी दोबारा रन करते हैं, देखना ये नहीं आएगा, नॉट चेक्ड नहीं आया। समझ आ गई? आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग सारी चीज़ें मज़ीद डिटेल में देख। अब हम करते ये हैं कि इफ़ एल्स कंडीशन को देखते हैं। अगर एक बात ट्रू है तो ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है या क्या हमने प्रिंट करवाना है। अगर वो ट्रू नहीं है तो क्या करना है, तो इसके लिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ अगर एल्स नहीं तो क्या मतलब, ठीक है, यहाँ पर इफ़ लिखा। अच्छा, उससे पहले ना हम लोग इनपुट अब यूज़र से लेंगे। पहले तो हमने वो वैसे लिख दिया, अभी हम इनपुट यूज़र से लेंगे। नंबर 1 है जी, और यूज़र से जो वैल्यू लेते हैं वो हम इनपुट फंक्शन से लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इनपुट फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या करता है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के ऊपर इफ एल्स कंडीशन को चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन फिल वक्त के लिए मुझे इंटीजर वैल्यूज़ को ही देखना है। जैसे ये 10 था ना, ये 10 तो मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो किस फॉर्म में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए इंटीजर में, तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी जी। तो हम यहाँ से टाइप कास्टिंग कर देते हैं। ये इंट फंक्शन क्या करेगा, जब हम कोई इनपुट और यूज़र वैल्यू देगा उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेगा और फिर वो नंबर 1 के अंदर वो स्टोर कर देगा। किसी भी लाइन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें, वो लाइन कॉपी हो जाएगी। मैं यहाँ पर 2 लिख, 2 नंबर यूज़र से ले लिए। अब हमने कहना है कि ग्रेटर और लेस 2 ही फंक्शन हम सिंपल वही लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर जो है नंबर 1 वो ग्रेटर देन है नंबर 2 से, तो कॉलन लगा के जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये स्पेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर वो है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है जी। हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर एल्स पे जाएं, अगर मैं चाहता हूँ कि एल्स कंडीशन चेक हो तो हम लिखेंगे एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, तो यही स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 कर देंगे, यहाँ पर भी कॉलन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 2 हो जाएगा और यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, सही है। अच्छा जी, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझ लें, कंडीशन इफ़ चेक होगी, अगर ये बात सही हुई तो ये प्रिंट कर देगा, अगली लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इस कंडीशन के अगेंस्ट इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो इसकी चाइल्ड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इफ़ से डायरेक्ट वो आ जाएगा एल्स पे, और जो भी पड़ा होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर हम करते हैं जी रन, ठीक है जी। हमने किया रन, यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। हमने लिखा 12 नंबर 1 है और सेकंड नंबर हमारे पास है 10, सही है। तो नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। देखें 12 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। ये तो एक कंडीशन है ना कि अगर नंबर 1 ग्रेटर देन 2 से है या नंबर 2 ग्रेटर देन 1 से है, कोई तीसरी कंडीशन भी तो हो सकती है ना, जैसे इक्वल। तो उसके लिए क्या करना है, अगर दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो क्या करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं इफ़ एल्स, सॉरी एल इफ़ होता है। एल इफ़ कहता है कि अगर ये बात सही नहीं है उसके एल्स, तो फिर कोई दूसरी बात होगी, कोई दूसरी कंडीशन होगी, वो हम कर देते हैं नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2, ठीक है जी। और इसके अंदर हम एक और स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 इज़ इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल ऑपरेटर आपको पता है कि डबल इक्वल साइन लगता है, तो इसलिए एरर आ रहा था, मैंने आपको शुरू में बताया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस बन गई हैं। पहली कंडीशन क्या करेगा कि वो ग्रेटर है, अगर तो वो ग्रेटर है तो ये प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट नहीं होंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ आ जाएगा और चेक करेगा क्या इक्वल है, अगर तो इक्वल है तो वो ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ना वो ग्रेटर देन है और ना वो इक्वल है तो फिर एक ही हो सकता है, वो लेस देन हो सकता है, तो वो हम एल्स के साथ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें उसके ऊपर भी आप एल इफ लगा सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा मसला नहीं है, वो आगे मैं आपको प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम को रन किया, हमने कहा कि पहला नंबर है जी 12 और दूसरा नंबर भी है 12, तो नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। हुआ क्या, यहाँ पर आया, चेक किया कि नंबर 12 के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये इसके चाइल्ड स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर उसने चेक किया कि नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, तो उसने ये प्रिंट कर दिया और अगले वाले दोनों अगली वाली स्टेटमेंट्स को उसने स्किप कर दिया, यानी कि उसको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर एल इफ दोबारा लगा सकते हैं। एल्स इफ दोबारा कैसे लगा सकते हैं, आप कहेंगे नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, तो भी वही बात है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी। इसके बाद शॉर्ट हैंड इफ होता है। सम टाइम हमें एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है तो हमें क्या ज़रूरत है, हम इंडेंटेशन को भी देखें और हम उसकी चाइल्ड स्टेटमेंट्स को भी देखें। हम एक लाइन में लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि इफ़ अगर जो ऊपर यूज़र ने, यहाँ चले हम नंबर 1 नंबर 2 ही कर लेते हैं, अगर नंबर 1, सॉरी ये स्क्रॉल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये चीज़। इफ़ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर 1 है वो इक्वल टू है नंबर 2 के, यहीं पर कर दो प्रिंट कर दो जी, क्या प्रिंट कर दो कि नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। चलें ये हम यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है जी, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी मैं इस सेक्शन को कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने आपको ये एज अ प्रैक्टिस आपको देना है कोड, तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। आप ये कोड्स को रिमूव कर लेना, आपका ये कोड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हैंड जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। अभी हम लोग इसको करेंगे यूँ कि अभी हम इसको अगर प्रिंट करें, यहाँ पर अभी मैं रन करता हूँ फंक्शन को, यहाँ से रन किया तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा नंबर 12 और 12, तो यहाँ पर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड जो है वो इफ़ कंडीशन। लेकिन अगर मुझे इफ़ एल्स स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड में चाहिए तो क्या करेंगे हम, तब के लिए ये नहीं कि यही जो हमने ऊपर पूरी स्टेटमेंट बनाई थी, इसी स्टेटमेंट को हम शॉर्ट हैंड में चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप प्रिंट लिखें कि प्रिंट नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2, ये एक स्टेटमेंट है। ये तब प्रिंट करें इफ़ अगर हमारे पास नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि यार हम पहले प्रिंट लगा रहे हैं उसके बाद कंडीशन लगा रहे हैं, इसका तरीकाकार यही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स कंडीशन है। अगर ये प्रिंट कर दो अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही नहीं है तो फिर आप एल्स में आ जाओ और एल्स के अंदर फिर हम लोग ये प्रिंट करवा देते हैं कि वो ग्रेटर हो सकता है। ठीक है जी, या फिर हम लिख देते हैं कि ये नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास हो गया इफ़ एल्स शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट, यानी कि प्रिंट दिस इफ़ कंडीशन दिस इज ट्रू, अगर नहीं एल्स तो प्रिंट दिस। अभी हम इसको करते हैं, यहाँ से रन, यहाँ पर गए 12 15, नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 1, आप देख सकते हैं हमारे पास एल्स कंडीशन आई क्योंकि 12 जो है वो ग्रेटर दैन नहीं है 15 से। ठीक है, अभी हम अगर एल्स इफ लगाना चाहें तो यहाँ पर वो भी हम कर सकते। सो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। हम यहाँ पर कोई लॉजिक बना लेते हैं। लॉजिक हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आने वाला पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, मेल है या नहीं है। अगर तो वो मेल है तो फिर हम उसकी एज चेक करेंगे कि क्या एज उसकी 20 ईयर से अबव या इक्वल है या नहीं है। अगर उसकी एज 20 ईयर से अबव है या इक्वल है
तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे कि आप इंटर हो सकते हैं, यानी कि इस तरह की हम एक कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लॉजिक नेस्टेड क्या क्या मतलब होता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। चले पहले हम लॉजिक को बिल्ड जो हमने किया उसको समझते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा कैसे होगा काम। तो अभी के लिए मैं ये जो ऊपर स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं ना कमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि हमें चेक करना है कि जो पर्सन है वो मेल है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना चाहिए। यहाँ पर जो ये दो वेरिएबल्स हैं इनको भी मैं कमेंट्स कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि जेंडर क्या है उसका। जेंडर हमारे पास रहेगा इनपुट, वो हम स्ट्रिंग ही लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एंटर योर जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है। यानी कि वो इंटर करेगा अपना जेंडर, अगर तो वो मेल है तो मेल, अदरवाइज वो फीमेल। हम चेक ये करेंगे कि क्या वो मेल है या नहीं है। हम ये लिखते हैं कि अगर इफ़ जेंडर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल में जो आने वाली वैल्यू है वो इक्वल है हमारे पास स्ट्रिंग के, कौन से स्ट्रिंग के, मेल के। अगर तो वो मेल के इक्वल है तो फिर हम लोग एक नई कंडीशन में जाएंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जी प्रिंट यू कैन एंटर योर एज, ठीक है। सो होगा यूँ कि अगर तो वो मेल होगा तो फिर ही वो अपनी एज चेक कर सकेगा ना। हमने कंडीशन इस तरह से बनाई कि अगर वो मेल है तो फिर हम उसकी एज चेक करेंगे। अब इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे नेस्टेड कहते हैं, इसे नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। अगर एक पेरेंट स्टेटमेंट कंडीशन है या कंडीशन है या स्टेटमेंट है, उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड स्टेटमेंट है तो वो उस पेरेंट की नेस्टेड कहलाएगी। तो इफ़ अगर हमारे पास एज जो है वो एज भी यहाँ पर लिखेगा, एज यहाँ पर हम लेंगे उसकी। अगर वो मेल होगा तभी हम उसकी एज लेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि आप इंट दो, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं इनपुट। यहाँ पर हमारे पास इनपुट आ जाएगी और एज जो है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके जी, 20 के। अगर तो वो 20 के ग्रेटर देन और इक्वल है तो हम उसको कहेंगे कि जनाब ठीक है, यू आर अलाउड टू इंटर। भाई अलाउड टू इंटर वेयर, समवेयर, जहाँ पर भी आप चाहें, यू आर अलाउड, ठीक है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले चेक करो मेल है। अगर वो मेल ही नहीं है तो फिर उसकी एज क्यों चेक करनी है। इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो अगर वो मेल है तो फिर चेक करो उसकी एज क्या है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यार जल्दी से, बहुत इजी है। एंटर यूर दैट यू आर मेल और फीमेल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल, मेल। नाउ यू कैन एंटर योर एज, यानी कि मेल चेक हुआ, वो जेंडर मेल ही है। तो अब हम आ गए एज के अंदर। मैं लिखता हूँ कि मेरी है जी 21 एज है और यहाँ पर देखें यू आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस देगा, अच्छे वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दोबारा अगर मैं लिखूँ कि फीमेल तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो फीमेल के ऊपर हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हुई, हम आ रहे हैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ से, एक मिनट रुकें, ये चीज़, यानी कि हम लोग इफ़ के नीचे बिल्कुल एल्स यहाँ से लिखेंगे। एल्स क्या करेंगे, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट, यहाँ फीमेल्स नॉट अलाउड, फीमेल्स नॉट अलाउड। सॉरी अगर आप में से कोई फीमेल्स हैं तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर फीमेल्स का जाना ख़तरे से खाली नहीं है, तो इस वजह से मैं फीमेल्स को यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एज 20 है, तो अगर एज भी 20 से कम है या 20 से कम है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम वो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रिंट लेस देन 20
20 आएगा ना, 20 के इक्वल 20 ईयर ओल्ड आर नॉट अलाउड। अच्छा जी, अब होगा यूँ, ये ज़रा समझ लें कि सबसे पहले मेल चेक होगा, अगर तो वो मेल होगा तो अपनी कंडीशन यहाँ पर वो इंटर कर सकता है एज। अगर एज उसकी 20 है तो हम उसको अलाउ करेंगे, अगर 20 नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्टार्ट से ही तो हम उसको एल्स पे ले जाएंगे। ये इफ़ और एल्स, और ये इसका नेस्टेड कहलाएगा, ठीक है। ये इसका पेरेंट कंडीशन है, ये इसकी चाइल्ड कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही चाइल्ड रखें, आप इस 20 के आगे भी कोई अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, यानी कि ये अगर इफ यहाँ आ जाएगा ना तो फिर ये इसका जो है वो नेस्टेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी आप इफ लगा सकते हैं, कोई और कंडीशन बना लें, कोई लॉजिक बना लें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स इफ अगेन कर सकते हैं यार, जो भी हमने आगे पहले देखा है वो सारा कर सकते हैं। यहाँ पर आप एल्स भी एल इफ भी कर सकते थे, एक और कंडीशन चेक कर लें, उसके अंदर एक और सब कंडीशन चेक कर लें, उसके अंदर एक और सब कंडीशन चेक कर लें। भाई जो मर्जी करो, ये आपका अपनी मर्जी है, आपका जो लॉजिक है उसको जैसे चाहे बना दो। आपका मकसद यहाँ पे था स्टेटमेंट को समझना कि लिखना कैसे है। अब आपके पास डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं। एक बंदा मेल है नहीं है, उसकी एज 20 है या नहीं है, वो किस कंट्री का है या नहीं है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है या नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी स्पेसिफिक एज का है तो उसको इस रूम में अलाउ करेंगे, अगर वो 20 से 30 है तो उसको एक अलग से रूम में अलाउ करेंगे। जिस तरह का मर्जी लॉजिक बना ले, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये आपको आई थिंक सो समझ आ जाना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। अभी हम बात करते हैं द पास स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए बात सुने, जब आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं, समटाइम हम कंडीशन लगा देते हैं और उस कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो अभी हम उसका लॉजिक नहीं बनाते हैं, तो हमें उसको पास करना होता है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर एक नंबर है जिसका नाम है जी, एक वेरिएबल है VRB रख लेते हैं और उसके अंदर है जी 10, ठीक है जी। हमने चेक किया कि इफ़ जो वेरिएबल है आपका वो ग्रेटर देन है 12 से, तो फिर कुछ आपने स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अभी आप देखो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 40, यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास जो ये ब्लॉक है इसके बाद आपके पास कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी कि आपने कंडीशन तो चेक कर ली भाई, उस कंडीशन के अगेंस्ट कोई चीज़ तो करो ना, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रोसेस तो एग्जीक्यूट करो ना, या कोई प्रिंट करो, या कुछ जो भी आप लॉजिक बिल्ड करो वो तो करो, क्योंकि इस कंडीशन का कोई फ़ायदा तो नहीं है यहाँ पे। हाँ ऐसा कुछ इस सिनेरियो हो सकते हैं कि हम लोग कंडीशन बना लें, लेकिन अभी हमने प्रोग्राम को रन करके देखना है। हम इस कंडीशन के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अभी हम हैंडल नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है पास फंक्शन। पास फंक्शन क्या कहता है कि आपकी इस कंडीशन की वजह से आने वाले एरर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। यानी कि आप लोगों की ये कंडीशन के अंदर कोई स्टेटमेंट हो या ना हो, ये उसको पास कर देगा, उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, आगे जाकर देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, ये कंडीशन चेक होगी और चेक होने के बाद ये पास हो जाएगी। पास का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका कोई मतलब, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि कंडीशन चेक हो गई, लेकिन उस कंडीशन चेक करने पर आपने किया तो है कुछ नहीं। सो अभी हम चल रहे हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज। इन सभी ऑपरेटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चलिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट्स जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि थ्योरेटिकली कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। ये कोई कोड नहीं है यार, आपको पता है ना 3 कोड्स के अंदर हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कहीं पर भी आप लोग इसको देखकर परेशान ना हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी लिखूँगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास ये ऑपरेटर्स आपको पता है कि नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं।
आपका एडिशन ऑपरेटर सम के लिए यूज़ होता है, सब्सट्रैक्शन आपका माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस आपको पता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हमारे पास किसी चीज़ की पावर लेने के लिए, और फ्लोर डिवीजन का आपको पता है, ठीक है। तो हम ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नंबर यूज़र से ले लें, तो उस यूज़र से ही ले लेते हैं। चलें हम नंबर 1 ले लेते हैं यूज़र से, वो हो गया हमारे पास इंट। आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ किस पे होते हैं जी परफॉर्म, इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज़ के ऊपर, आप स्ट्रिंग्स के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो नंबर 2 जो है वो मेरे पास है जी, उसको भी मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर इंक्लूड आ गया इनपुट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, यूज़र को बता देते हैं थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, एंटर योर नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। ये होगा यूँ कि बस प्रिंट हो जाएगा और यूज़र को दिख जाएगा कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, एंटर योर सेकंड नंबर, ओके। और यहाँ पर हम इक्वल कर देते हैं और इसको भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम यूज़र से 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर जो यूज़ करेंगे वो एडिशनल ऑपरेटर होगा, एडिशन। अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, हम लोग लिखेंगे प्रिंट नंबर 1 में प्लस कर दो नंबर 2 को, ठीक है जी। और ये क्या करेगा, इन दोनों के सम को कर देगा प्रिंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव करके प्रिंट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लें किस वेरिएबल को, सम को। बस ये दोनों लॉजिक सेम है, आप ये लाइन यूज़ करो या ये करो। इसका फ़ायदा ये है कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर उसके अंदर ये सम स्टोर कर रहे हैं और उसको दोबारा प्रिंट कर रहे हैं। चलें जल्दी से हम एडिशन करते हैं। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगा कभी शुरू में कि यार ये तो सारा कुछ आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ हो या आपकी का कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं काम। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। हाँ जी, एंटर योर फर्स्ट नंबर हमने लिखा 12, सेकंड नंबर इज़ 13, चलिए 12, और ये हमारे पास 24 उसका सम आ गया। ये 24 उसने डायरेक्ट प्रिंट किया, और ये जो नीचे वाला 24 है ये उसने हमें प्रिंट इस तरह से करके दिया, यानी कि वो सम करके वेरिएबल में स्टोर किया और यहाँ पर ये इस तरह से। इसी तरह से अगर मुझे इन 2 नंबर्स को माइनस करना है तो यहाँ पर हम माइनस ऑपरेटर लगा लेंगे, कंट्रोल डी कर लेता हूँ, इसी लाइन को मैं, ठीक है, माइनस कर देता हूँ। इसी को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी किया तो हम इनको स्टेरिक साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोल डी करेंगे और डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और मॉडुलस लेने के लिए हम लोग इसका परसेंटेज यूज़ कर लेंगे, और इसकी पावर के लिए हम लोग डबल स्टार कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 का पावर आ जाएगा, और इसके बाद हम जो लास्ट है फ्लोर डिवीजन के लिए हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, और फिर वक्त मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप जिस तरह से चाहें कर सकते हैं, यार प्रिंट कर लें, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, या डायरेक्ट प्रिंट कर लें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं ले लेते हैं 10, ठीक है जी, और दूसरा नंबर हम लेते हैं 3। अभी सारी कैलकुलेशन आ गई हैं और हम इनको देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ 10 + 3 13, उसके बाद -10 में से 3 7, इसके बाद 10 × 3 30, उसके बाद हमने लिया डिवाइड किया तो उसका हमें क्या मिल गया, एक फ्लोर वैल्यू मिल गई, यानी कि ठीक है। इसके बाद हमने मॉडुलस लिया 10 डिवाइडिंग में 3 3 3 is 9, 1 रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद 10 पावर क्या आ जाएगा 3, यानी कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। को फ्लोर डिवीजन का आपको पता होगा, ये 3 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ अगर वो 5 से कम है तो वो निगलेक्ट हो जाएंगी।
तो यानी कि हमें इंटीजर मिल जाएगा यार, सिंपल, हमें फ्लोट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं बहरहाल हम मैथ नहीं कर रहे यार, ठीक है सही है। चलें, ये ऑपरेटर्स हमारे क्लियर हो गए। अभी हम जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। उससे पहले ना मुझे ये सारा फिर से कमेंट कर देना चाहिए, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, आपका ये वाला सारा हो गया कमेंट। सो गाइस, अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वर्ड इट सेल्फ डिफाइनिंग के वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे ऑपरेटर्स अभी हम ना पिछली प्रैक्टिस में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनको आप डिफरेंट वे में यूज़ करें तो कैसे करेंगे। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अभी तक जो हम वैल्यूज़ असाइन करते आए हैं सारे असाइनमेंट ऑपरेटर ही थे ना। हमने एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ये वाला। अभी मैं आपको बाकी की भी बताता हूँ और इसकी फंक्शनैलिटी, इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी बता देता हूँ। ये हमने कमेंट्स लिखे हुए हैं यार, ठीक है, इनको स्किप कर दें, यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं 10, क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल में 10 है तो हम लोग 10 रख लेते हैं, ठीक है जी। ये वैल्यू असाइन हो गई। ये जो इक्वल है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो डबल इक्वल हमने ऊपर देखा था शुरू में, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। अभी कंडीशनल ऑपरेटर्स हम मज़ीद देखेंगे आगे। बहरहाल अगर आपने वैल्यू को असाइन करना है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है इक्वल का। एक्स के अंदर इक्वल रख दिया, इसका मतलब है कि एक्स के अंदर 10 स्टोर हो गया, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं x+3, चलें जी x+3 या 2 कर देते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जो वेरिएबल है इसके अंदर x खुद ब खुद x के अंदर 2 ऐड हो जाए। एक तो ये तरीका है, ये सिंपल सा तरीका है जो कि मैथमेटिकली हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें एक ऑपरेटर मिलता है जो ये कहता है कि अगर आप x के बाद उसी वैल्यू के अंदर कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप लिखो प्लस इक्वल और आगे उस वैल्यू का नाम लिख दो, 2 लिख दो। यानी कि इन दोनों लाइंस का सेम मतलब है। देखें यहाँ पे ऑपरेटर को समझ लें। प्लस इक्वल एक ऑपरेटर है। प्लस इक्वल अगर हम पाइथन में यूज़ करें तो इस तरह से करते हैं, और इसका मतलब क्या है वो ये है, यानी कि x के अंदर मुझे 2 को प्लस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा x = x+2। वो कहते हैं आप ऐसे नहीं लिखें, ऐसे की बजाय आप ये ऑपरेटर यूज़ कर लें। इसमें होगा ये कि x जो होगा उसका मतलब है कि x+2 का मतलब है कि x के अंदर 2 करो और x की वैल्यू को अपडेट करो। यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हमें ये ऑपरेटर मिलता है, हमें ये यूज़ करना चाहिए। इसी की तरह अगर आपने किसी वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि अगर मुझे x में से -2 करना है, यानी कि 10 में से 2 माइनस होगा और फिर वो इक्वल हो जाएगा x के, तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी तो है ना, -=x। इन दोनों लाइंस का सेम मतलब है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई x जो है वो अपनी ही वैल्यू के साथ या 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं। x × 2 जो भी जवाब आए इसमें स्टोर हो जाए। तो इस लाइन का भी यही मतलब है कि x को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और इसी वैल्यू को अपडेट कर दो। आप ये लिख लो या ये लिख लो, सेम ही मतलब है। लेकिन चूंकि हमें ऑपरेटर्स दिए गए हैं इसलिए हम इनका यूज़ करेंगे। डिवीजन, अगर हम चाहते हैं कि x को मैं डिवाइड करूं 2 पे और जो वैल्यू आया वो x में स्टोर कर दूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं। ये एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर करता क्या है कि जी x जो भी वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड करेगा, जो नई वैल्यू आएगी वो x में स्टोर कर देगा। यार मतलब ये है कि जो काम ये ऑपरेटर यहाँ पे कर रहे हैं ये वाले सारे, उनका मतलब यही है, सेम एज यही है। यानी कि हम लोग ये लिख लें या ये लिख लें, आउटपुट हमें सेम मिलेगा, सही है। इसी तरह से हम मॉडुलस, इसी तरह पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यूज़ चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, तो फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, एक दफ़ा प्रिंट करता हूँ x को, ठीक है। उसके बाद हम ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे। कंट्रोल x किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल v कर दिया। इसको फिल वक्त मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, रन। ये देखें 12 आ गया। 10 यहाँ पे हुआ क्या, x पर असाइनमेंट ऑपरेटर ने 10 असाइन किया,
10 + 2 कितना हो गया 12, 12 की वैल्यू किस में अपडेट हो गई x में, और x हमें रिटर्न हो गया 12। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये ऑपरेटर यूज़ करना है, ये ऑपरेटर भी यही काम करेगा। देखिएगा x + 2 का मतलब है कि x के अंदर 2 ऐड करो और जो सम करके जवाब आए उसको x में आप स्टोर कर दो। अभी मैं इसको रन करता हूँ, जवाब देख लें फिर भी 10 12 भी आया। तो हम ये ऑपरेटर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, बहुत इजी है, आप इनको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इट्सेल्फ, क्योंकि आगे हम इनका रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशंस नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने स्टार्ट में ये डिस्कस कर लिए हैं, ये वाले, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। तो मैं यहाँ से इनको ना कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, और ये इतना किया हमने कॉपी। नीचे आते हैं, नीचे आकर हमने जनाब यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को कर देना है पेस्ट। पेस्ट हो गया जी, ठीक है। अच्छा, इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमने इफ एल्स कंडीशंस में यूज़ किया है, लेकिन अभी हम और थोड़ा देख लेते हैं इनको। हमने देखा कि अगर दो चीज़ें इक्वल हैं चेक करना है तो ए डबल इक्वल लगा दें, अगर वो नॉट इक्वल चेक करना है तो नॉट इक्वल लगा दें, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल। ये हमारे पास सिंपल से देखें कंडीशन क्या हो सकती है। दो चीज़ें या तो बराबर हो सकती हैं या बराबर नहीं हो सकती। दो वैल्यूज़, एक बड़ी हो सकती है दूसरी छोटी हो सकती है, या एक छोटी हो सकती है या दूसरी बड़ी हो सकती है, या एक बराबर और बड़ी हो सकती है और एक छोटी और बराबर हो सकती है। बस दैट्स इट। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है, ये हमारे पास बनेंगे 7 ऑपरेटर्स, ठीक है, और जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो इनका यूज़ हमने इफ एल्स कंडीशन में भी देखा है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोबारा। हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं यूज़र से, यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं ऊपर, तो ये वाली हमने यहाँ से कॉपी, ये 2 नंबर यूज़र ने इंटर कर दिए हैं, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर कंडीशंस लगा के इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके वैल्यू को कंपेयर करूं। अगर मैं लिखूं कि इफ़ नंबर 1 नॉट इक्वल टू है, यानी कि मैं नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूं नंबर 2 के, तो मुझे रिटर्न कर दो भाई कि दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो प्रिंट नंबर्स नॉट इक्वल। चलें जी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद मैं इसको जैसे रन करता हूँ गाइस, देखें फर्स्ट नंबर हमने प्रिंट किया 12 एंड 13 नंबर्स नॉट इक्वल। जो भी सेंटेंस आप यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इक्वल तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर मैं कर दूँ कि भाई ठीक है ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो आपने मुझे बताना है यहाँ पे या तो ये ग्रेटर है और इक्वल है, यानी कि ये लेस देन नहीं है। अच्छा, इसकी ना अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, साथ साथ मैंने क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं, ये चेक करें। तो ये सारे क्वेश्चंस को लॉजिक में हम चेंज करेंगे। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, तब ये सारी कंडीशंस वगैरह या ऑपरेटर्स वगैरह ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर नंबर 1 ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो आपने ये प्रिंट कर देना। तो अभी के लिए हम लोग उसी तरह से इसको भी कमेंट कर देते हैं यहाँ तक, अपने अगले ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं, दैट आर लॉजिकल ऑपरेटर। सो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर पर बात करते हैं। एक्चुअली हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स की मदद से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स की कंडीशन को चेक कर सकते हैं और इनका यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ को हैंडल कर सकते हैं। एक सिंपल सिनेरियो लेता हूँ कि हमारे पास एक कैफ़े है जिसके अंदर 18 से 30 तक के जो एज के लोग हैं वही अलाउड है, या एक सिंपल सा ये एक सिनेरियो है। तो उस केस पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक हम एक आईडी कार्ड स्कैन कर रहे हैं और वहाँ से हम वो जो एज है वो ऑटो डिटेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई स्कैनिंग की बात नहीं कर रहे, वो एक डीप लर्निंग और जो है वो आपकी मशीन लर्निंग में चला जाएगा। बहरहाल फिल वक्त हम ये कहते हैं कि हम यूज़र से लेते हैं एक एज, ठीक है, उसकी एज लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि इंट टाइप का हमें चाहिए, डेफिनेटली हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वैल्यू जो यूज़र देगा वो स्ट्रिंग होगा, हमें इंटीजर चाहिए। अब हम यहाँ पर इफ़
कंडीशन लगाएंगे ना, डेफिनेटली लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन के केस में यूज़ करें। हमने कहा कि अगर एज जो है वो लेस देन और सॉरी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, पहली कंडीशन, ये कंडीशन चेक होनी चाहिए। इसके बाद एंड ऑपरेटर, एक दूसरी कंडीशन है वो भी चेक करो, वो ये है कि लेस देन इक्वल टू 30 होने चाहिए, यानी कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, 30 और 30 से कम के जितने भी लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं जी प्रिंट यू आर अलाउड। हमने कहा जी ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 30 के दरमियान है, या सॉरी 17 से 31 के दरमियान बनेगा ना, 18 भी और 30 दोनों इंक्लूड कर लिया हमने। ये हमने ऑपरेटर यूज़ किया है ग्रेटर दैन इक्वल, और ये हमने यूज़ किया लेस दैन इक्वल, और दरमियान में हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है, जो करेगा क्या कि ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस दिन कंडीशन को चेक करेगा। एंड ऑपरेशन जो है बोथ स्टेटमेंट ट्रू होने पर रिटर्न ट्रू करता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों बातें सही होंगी तब ही ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, तो हम इसको रन करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से प्ले कर गया, यहाँ पर हमने इंटर करना है एज। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं इंटर योर एज। अभी हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, रन अगेन। यहाँ से हम लोगों ने एज को इंटर करना है। लेट मी चेक यहाँ पर कोई इशू क्या आ रहा है। ठीक है जी, एज हमने इंटर किया, मैंने किया 19 कर लेते हैं, यू आर अलाउड। ठीक है, अच्छा एल्स में जाते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं जी, हम कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, अभी के लिए हम इस छोटे से प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एज, यहाँ पर मैंने लिख दिया 17, यू आर नॉट अलाउड। अब हम एक और कंडीशन भी बना सकते हैं कि हम लोग बता सकते हैं कि अगर आप 18 से बिलो हैं कि यू आर बिलो दैन 18 एंड यू आर ग्रेटर दैन 30 एंड यू आर नॉट अलाउड। वो आपको पता है कैसे बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, एल इफ़। ठीक है, अगर एज जो है वो ग्रेटर दैन सॉरी लेस देन है, ठीक है, लेस देन और इक्वल है, चलें लेस देन 18 कर लेते हैं, तो फिर यू आर अंडर 18, अंडर 18 दैट आर नॉट अलाउड। ठीक है, बहरहाल जो भी आप जिस तरह से चाहें इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रीरन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 13 और एंटर प्रेस किया, यू आर अंडर 18 दैट आर नॉट अलाउड। तो ये इस तरह से हम बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज बना सकते हैं। एंड ऑपरेशन उस टाइम पे काम करेगा जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह से और ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, और ऑपरेशन का मतलब है या, यानी कि या वर्ड ही डिफाइन कर रहा है। जैसे मैं कहूँ अली या उमर, बात सुनो, तो या तो अली आएगा मेरे पास या उमर आएगा। अगर मैं कहूँ अली और उमर, वो एंड का मतलब और होता है ना, अली एंड उमर, बात सुनो, तो अली एंड उमर का मतलब है दोनों ही आएंगे, मतलब टेक्निकल सा वर्ड है यार। तो और का मतलब होता है या, यानी कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तो उस टाइम पे ये रन कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर नॉट का यूज़ करें तो नॉट में क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसी को मैं अगर नॉट करना चाहूँ, इसी को मैं अगर नॉट करना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये सारा रिवर्स कर देगा इसको। यहाँ से हमने नॉट लगा देना बस। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो 18 से 30 के दरमियान पहले थे वो अलाउ कर रहे थे, लेकिन अब 18 और 30 के दरमियान जो होंगे वो अलाउड नहीं होंगे। तो ये हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं भाई। इसको हमने प्रिंट किया, रन किया, इंटर एज की, देखिए हमने 19 करते हैं। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, इसका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन अब इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला।
इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब रिवर्स हो गया ना, अब हमें अगर मैं कर दूं यहाँ पर 88 तो यू आर अलाउड, तो ये सारे जो कंडीशंस हैं उनका रिवर्स हो। अच्छा, और ऑपरेशन जो है वो हम अगर मैं इस तरह से लिखूं, इफ़ अगर हमारे पास एज जो है वो इक्वल टू है 20 के और एज हमारे पास जो है वो इक्वल टू है 30 के, तब ही हम उनको अलाउ करेंगे। यानी कि जिसकी एज 20 है वही जा सकता है या जिसकी एज 30 है वही जा सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं इंटर होगा। तो उसके लिए हम इस तरह का सिनेरियो बना सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो गाइस कैन बी डन, तो कोई इशू नहीं है, अलाउड। ठीक है जी, यानी कि जिसकी एज, ये एक कंडीशन चेक करेगा। अगर यहाँ पे एंड लगा दूंगा तो दोनों कंडीशन चेक होंगे। अभी ये कंडीशन चेक होगी, अगर एज 20 है तो भी अलाउड हो जाएगा, एज 30 है तो भी अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के सिनेरियोज हम बना सकते हैं। सो डोंट बी वरी गाइस, आपने करना ये, इस सीरीज़ में करना ये है कि आपने सिर्फ सुनना है एटलीस्ट आप लोगों को ये जो बेसिक जो आपके पास फंडामेंटल्स हैं इनका आपके जहन में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको पता चल गया कि एंड जो है वो दो स्टेटमेंट्स को भी चेक करता है, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को अगर आपने कहीं वैलिडेट करना है तो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, ये दो ऑपरेटर्स हैं, इज़ और यहाँ पर है इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 10। मुझे कोई बता सकता है कि 10 की मेमोरी लोकेशन जो है वो क्या होगी? देखिए यहाँ पर दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी। मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यूज़ जो हैं पाइथन के अंदर, वैल्यूज़ जो हैं वो मेमोरी के अंदर अगर वो सेम है तो मेमोरी के अंदर एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन उनका एड्रेस जो है वो यहाँ पर ए और बी के अगेंस्ट सेव होता है। यार मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, रुकें, अभी कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बी आ गया, हम इसको कर रहे हैं प्रिंट, लेकिन उससे पहले मुझे इसको कर देना चाहिए कमेंट। कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से रन किया। देखें जी, मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों एड्रेस सेम नहीं है? एग्जैक्टली सेम है, जबकि हमारे पास वेरिएबल्स दो डिफरेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि इस केस में हमारे पास जब वैल्यू सेम होती हैं तो मेमोरी के अंदर जब ये 10 सेव हुआ, इसका एड्रेस दोनों में सेम ही सेव है, यानी कि ए को भी यही बताया गया है कि 10 यहाँ पड़ा है, बी को भी। इसका मतलब है कि मेमोरी हमारी ऑप्टिमाइज हो जाती है। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है, ठीक है, इसलिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, देखिएगा ए इज़ बी, इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि ए बी ही है, ये कंडीशन है, ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू या फॉल्स। इसके लिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पर गए प्रिंट ए इज़ बी, यहाँ से हमने इसको किया एग्जीक्यूट, ये आ गया ट्रू। इसका मतलब है कि ए की जो मेमोरी लोकेशन है, ए का जो एड्रेस है वही बी का एड्रेस है। अभी मैंने आपको दोनों का एड्रेस बताए थे कि दोनों के एड्रेस सेम आ रहे हैं। देखें 10 मेमोरी के ऊपर एक जगह पर ही सेव हुआ है, लेकिन उसका जो एड्रेस है वो ए में भी स्टोर है और बी में भी स्टोर है, ठीक है। इन सिंपल वे यू कैन से these two values on a memory just like a single value, यानी कि वो ये कह रहा है A हमारा एक्चुअली B ही है। अब नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे यूज़ करना, तो ये हो गया इस। अगर हम इस नॉट की बात करें तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा, देखिएगा ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि A एक्चुअली B नहीं है, हालांकि ए और बी के दोनों वैल्यू सेम है, तो ये ए और बी सेम ही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 12, अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। इसका मतलब है कि ए
इज़ नॉट बी। अब ये बात सही है क्योंकि दोनों की मेमोरी एड्रेस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं यार, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, चीज़ें समझ आ रही हैं या जितनी आपको ईजीली समझ आ रही हैं समझते जाएं। आगे प्रोजेक्ट्स में मैं और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का यार। मेंबरशिप ऑपरेटर्स की बात करें तो दो होते हैं हमारे पास मेंबरशिप, इन और नॉट इन। वर्ड इट सेल्फ डिफाइनिंग, इन का मतलब है कि मेंबरशिप, यानी कि कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है, कोई हमने ये चेक करना है कि कोई कैरेक्टर है कि क्या किसी स्ट्रिंग के अंदर या किसी लिस्ट के अंदर कोई वर्ड मौजूद है या नहीं है, कोई स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैं उससे पहले मुझे एक दफ़ा ये कमेंट कर लेने दें और उसके बाद हम इधर आते हैं। चलें जी, हम इसका एक कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ करें हम लोग प्रिंट करते हैं, हम ये कहते हैं, चलें हम ये कहते हैं, हम एक नेम ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैप्रा कोड, हमारे चैनल का नेम है जी, ठीक है। एक स्क्रीन है और एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर देखना है कि क्या कोड है, ठीक है। माई नेम इज़, चले माई नेम इज़, थोड़ी स्ट्रिंग बड़ी कर लेते हैं, माई नेम इज़ कैप्रा कोड। अभी हमने चेक करना है, देखिएगा, प्रिंट कर लें या इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। प्रिंट मैंने कहा कि क्या कैप्रा इन किसमें नेम में, क्या कैप्रा नेम के अंदर है, हम ये चेक करें। असल में कैप्रा एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देनी चाहिए। अब होगा ये कि चेक करेगा कि क्या कैप्रा इस स्ट्रिंग में कहीं है या नहीं है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो हमें ट्रू मिल गया, इसका मतलब है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वाई और चलें जी यूट्यूब कर दूँ, तो यहाँ पर देखिएगा यूट्यूब नहीं आएगा, ये फॉल्स आ गया क्योंकि यूट्यूब तो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह हम एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट में हम लोग ले लेते हैं जनाब, यहाँ पर अली ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग उमर ले लेते हैं और वकार ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको भी हमने ना स्ट्रिंग्स हैं चूँकि डेफिनेटली हमें स्ट्रिंग्स में रखना चाहिए। अभी मैं चेक करता हूँ, प्रिंट करो, बताओ कि क्या यहाँ पर अली है, अली इन लिस्ट का नेम क्या जी। लिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिएगा ये ट्रू आ गया, इसका मतलब है कि अली लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर हमने चेक करना है नॉट, तो नॉट के केस में ट्रू आ जाएगा, नॉट इन। हमने ये चेक करना है कि यूट्यूब इस नेम स्ट्रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू, ये बता रहा है कि आपके पास यूट्यूब यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये बात सही है, यानी कि येस है तो इन, नॉट इन है तो हमारे पास नॉट इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ये दो सिंपल सेपरेटर्स हैं, यानी किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी लिस्ट में, किसी एरे में हमने ये इनको फाइंड आउट करना है, किसी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी इंटीजर को, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, इन ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट पर हमारे पास हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज इट सेल्फ डिफाइनिंग, ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। असल में होता ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑपरेटर हमारा काम करता है। इसका मैं आपको थोरेटिकली पहले समझाना पड़ेगा। सो बी कॉन्फिडेंट गाइस, मैं बता रहा हूँ सारी ये अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आइडिया होना ज़रूरी है, पता होना चाहिए यार। कहीं पे अगर आप देख लो या अगर आपको कहीं कोई ऐसा टास्क मिल जाए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पाइथन ये कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये ऑपरेटर्स हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। मैं आर्टिकल पे ले आया हूँ ताकि थ्योरेटिकली आपको समझा सकूँ। ये एंड है, ये और है, ये नॉट है, एक्सॉर है, राइट शिफ्ट है, लेफ़्ट शिफ्ट है। अगर आपने DLD पढ़ी हुई है तो आपको इसका अंदाज़ा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना एंड ऑपरेशन का प्रोसीजर बताता हूँ, करता क्या है। हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं a एंड 4।
फिर आपको बताता हूँ कि ये करेगा क्या। ए एंड बी रिटर्न आना चाहिए, क्या आएगा रिटर्न इसका, अभी देख लेते हैं। रन किया, 0 आया। तो ये 0 कैसे आया, क्या है, कहाँ से आ गया ये 0, ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए 10 की बनाएगा ये बाइनरी 1 0 1 0, उसके बाद 4 की बनाएगा बाइनरी 0 1 0 0। ये बाइनरी कैसे बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बाइनरी कैसे, किसी भी नंबर की बाइनरी अगर आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं यार। 10 की बाइनरी बनानी है, देखें 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 5 ज़ा 10 तो रिमाइंडर क्या है 0 है। इसके बाद फिर 2 का टेबल पढ़ें, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में लेके जा रहे हैं डेसिमल से, तो 2 पर ही डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या है 1 है। इसके बाद फिर 2 पे किया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या है 0 है। अब जब आपने इसको लिखना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से इस तरफ जाना होता है। यहाँ पे देखिए 1 पहले लिख लिया, उसके बाद 0 ये वाला आ गया, उसके बाद फिर 1 ये वाला, रिमाइंडर लिखने होते हैं, और ये वाला आ गया 0। ये हमारे पास बन गई 10 की बाइनरी। देखो 1 0 1 0। इस तरह से सबसे पहले ये बाइनरी बनाएगा। बाइनरी बनाने के बाद उसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाएगा। एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, यानी कि दोनों स्विच ऑन होंगे तो स्विच ऑन होगा। देखो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0, तो जवाब क्या आ गया 0। तो ये डेसिमल में एंड पे कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा कि ये 0 है। इसी तरह हम एक और का ऑपरेशन ले लेते हैं इसी के ऊपर। देखो और ऑपरेशन कहता है कि कोई एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा। 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1, तो इसकी डेसिमल 14 बन जाएगी। बाइनरी दोनों की बनाने के बाद उनके दरमियान ऑपरेटर लगा रहा है। अगर और ऑपरेटर लगा रहा है तो उसकी बाइनरी में 1 जहाँ भी आएगा वो 1 आ जाएगा, और जहाँ 0 आएगा एंड ऑपरेशन में अगर दोनों 1 होंगे तो ही 1 होगा। जब वो फाइनल पे बाइनरी बना लेता है फिर उसकी डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये खैर इसका कोई ऐसा सच ज़रूरी नहीं था इतना एक्सप्लेन करना, ना ही हम फर्दर आगे कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट्स में बता दूंगा, लेकिन स्टिल जो अभी तक हमने कंडीशंस और प्रेडिक्टर्स पे काम कर लिया है और इट्स इनफ फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बहुत सिंपल से हैं यार, लेकिन आप चाहें तो ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा फिर अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आप इंटरनेट से रैंडमली सर्च कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं, कहता है टेक 2 इंट वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग देम। 2 वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है और उनमें से जो ग्रेटर है वो हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। सबसे पहले हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। वैल्यूज़ हैं जी, नंबर 1 इज इक्वल टू इंट फंक्शन टाइप कास्टिंग इनपुट। ठीक है जी, कंट्रोल डी किया, नंबर 2 भी ले लिया हमने। इन दोनों नंबर में से चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा है और फिर हमने उसको प्रिंट करना है। देखिए इफ़ हम चेक करेंगे नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो क्या करो, प्रिंट कर दो जनाब नंबर 1 को। प्रिंट कैसे करो, यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, नंबर 1 इज़ ग्रेटर, दैट इज़ क्या है वो हमारे पास नंबर 1। हमने कहा जी कि अगर नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2 है तो ये प्रिंट होगा। एल्स, देखिए बात ये है कि ग्रेटर, ठीक है, तो हमें एल्स इफ लगाना चाहिए क्योंकि हम एल्स पे जाएंगे तो वो इक्वल भी हो सकते हैं दोनों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर नंबर 2 ग्रेटर देन है नंबर 1 से। यार इसको आप जैसे भी करो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके दोनों कोई और लॉजिक आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2। अभी हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिखना है, लाइक हमने लिखा पहला नंबर है 14, दूसरा नंबर है 30। नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैट इज़ 30। ठीक है, लेकिन अगर हम ये यहाँ पे ये करें, रन अगेन करें,
यहाँ पे पहले लिखूँ मैं 30, उसके बाद लिखूँ 2, नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैट इज़ 30, ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से करें जनाब। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ये आपने ऐसे ही करना है इसको, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से ज़रूर सॉल्व करें, अपने टेक्निकल तरीके से। कोई बेटर वे है तो आप ज़रूर करें, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a person is eligible for voting or not except एज फ्रॉम द यूज़र। तो एज हम यूज़र से लेंगे। एज हमने कहा कि इंट आपकी एज है जो कि आपने इनपुट देनी है, इंटीजर टाइप में आ जाएगी। अगर इफ़ चेक करना है, वही कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी, अगर आपको याद होगा तो जो हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था। हम एज जो है वो वोट जो है वो सिर्फ 18 से ज़्यादा, चले हम रख लेते हैं, एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो हम कहेंगे क्या कर सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, यू आर एलिजिबल। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है तो फिर एलसी हो सकता है ना, उसके केस में फिर हम लोग यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हमने एज लिखना है, मेरी एज है जी लाइक मैं कहता हूँ कि 17, तो यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर हम इसको कहें यहाँ पर एज है जनाब 56 ईयर, तो ये यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number entered by यूज़र इवन और ऑड। हमने चेक करना है कि जो यूज़र नंबर दे रहा है क्या वो इवन है या वो ऑड है, ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझें। सबसे पहले हमने ये ऊपर वाला, तो मैं इसको ज़रा कमेंट में डाल दूँ। ओके, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि नंबर यूज़र एंटर करेगा ना, एक नंबर होगा, तो हम लोग कहते हैं जी कि एक नंबर होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, वो नीचे होगा। नंबर 1 है जी, इंट है और वो इनपुट है और वो नंबर है, एंटर अ नंबर। नंबर हमने यूज़र से ले लिया, हमने कहा जी आप नंबर लिखें, हम आपको बताते हैं कि ये क्या है, इवन है या नहीं, इवन है या ऑड है। देखिए इवन और ऑड चेक कैसे होता है। अभी हमने वो डिवीजन जो है वो मॉडुलस चेक किया था, मॉडुलस ऑपरेटर याद है। अभी ऊपर मॉडुलस ऑपरेटर्स क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। अगर देखो, अगर एक नंबर है 10 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं और जवाब इक्वल आ जाए 0 के, तो इसका मतलब है कि वो इवन है, यानी कि 2 के ऊपर डिवाइडेबल नंबर जितने भी नंबर हैं वो इवन है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ अगर जो आपने नंबर ऐड किया है उसका मैं लूँ मॉडुलस 2 के साथ, यानी कि अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं और उसका जवाब आ रहा हो 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये इवन नंबर है, योर नंबर इज इवन, ठीक है जी। और ये हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा देते हैं जी, वो नंबर है हमारे पास नंबर 1। और यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको कर लेते हैं भाई अच्छे वाला, ठीक है जी, थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं इसकी। नंबर 1 हमने नंबर यहाँ पे देखो 10 दिया, योर नंबर इज़ इवन दैट इज़ 10। और अगर ये इवन नहीं है तो फिर हमने बताना है कि भाई आपने जो नंबर ऐड किया है दैट इज़ नॉट इवन, यानी कि योर नंबर इज़ ऑड, दैट इज़ दिस। चलिए हम दोबारा रन करते हैं। यहाँ पर नंबर मैंने लिखा 13 क्या है, ऑड है, योर नंबर इज़ ऑड इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, यहाँ डालते हैं भाई, ठीक है, और यहाँ से इसको निकाल देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is divisible 7 by 7 और नॉट। चेक करना है कि जो यूज़र नंबर दे रहा है वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। कैसे होगा, ज़रा लॉजिक समझाएं मुझे, सोचें जहन में। सबसे पहले हमने यूज़र से एक इनपुट नंबर लिया, एंटर योर नंबर
सॉरी यहाँ पर हम लोग फिर कमेंट्स बना लिए मैंने, कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यूज़र ने एक नंबर एंटर किया, हम यही चीज़ चेक करेंगे। देखिएगा ज़रा, अगर तो वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो जवाब क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर 7 से डिवाइड होने पर उसका आंसर इक्वल 0 आ जाए और कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम कहेंगे योर नंबर इज डिवाइडेबल बाय 7। ठीक है, योर नंबर इज नॉट डिवाइडेबल, चलें लिख लेंगे नॉट डिवाइडेबल। ठीक है जी, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लेना था। ठीक है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दोबारा से यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ से, यानी कि ये पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं हम ये चेक कर रहे हैं। अगर तो पूरा तकसीम होगा तो देखिए नंबर हम यूज़र एंटर करेगा, उसको तकसीम डिवाइड किया जाएगा 7 पे। अगर उसका जवाब आंसर 0 की इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये आपका डिवाइडेबल है 7 पे, अगर नहीं तो फिर नहीं। ठीक है जी, चेक करते हैं। 49 आपको पता है ना 7 पे डिवाइडेबल है, सॉरी 47 तो नहीं है, 49 आना था, तो 47 नॉट डिवाइडेबल है। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा रन करते हैं, 49 करते हैं, योर नंबर इज़ डिवाइडेबल बाय 7, दैट इज़ 49। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको हम डालते हैं कमेंट्स में, ये आ गया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। हिंट हमें दिया गया है एनी नंबर जिसका मॉडुलस 10 से लिया जाए वो रिटर्न करता है लास्ट डिजिट नंबर, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो वो लास्ट डिजिट ही रिटर्न करता है। हम लोगों ने यहाँ से एक नंबर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल यही हमने एक यूज़र से नंबर लिया है और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। जो नंबर 1 है ना जी, उसका हम मॉडुलस ले रहे हैं 10 के साथ, जो भी उसका आंसर होगा वो लास्ट डिजिट होगा, ये ऐसा हमें बताया गया है जी। इसको हम प्रिंट करते हैं, नंबर लिखा 23, इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, प्रिंट हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट पे 8 है तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। आगे चलते हैं जी, इसके बाद कहता है जी कि टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम अ यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। ये गाइस क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ होगा क्या। आपने लेंथ भी यूज़र से ले लेनी है, आपने ब्रेथ भी जो उसकी विड्थ है या ब्रेथ है जो भी है वो यूज़र से ले लेनी है। उन दोनों का आपने चेक करना है। आपको पता है कि अगर लेंथ विड्थ के या ब्रेथ के इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, इफ़ दोनों वैल्यूज़ आर इक्वल देन वो स्क्वायर, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स पाइथन में यार बहुत ईजी है, आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जिस तरह से हम मज़े से आप लोग पाइथन सीख रहे हैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा। पेशेंस रखिए, बी कनेक्टेड रहिए। एक दफ़ा आपको ये कोर्स देखना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बार बार इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किप ना करें क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा होता हूँ और आपने शायद आपका उससे पहली दफ़ा आप उससे फैमिलियर ना हो, इस वजह से मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको जितना चाहूँ एक्सप्लेन करूँ। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर दिए करें। कमेंट्स में मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई दूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।